अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक भट्ट। मेरा और आपका यूट्यूब चैनल थिंक पैटर्न्स। आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता व्यूअर्स की तादाद बढ़ती जा रही है और लेकिन सब्सक्राइबर्स हमारे नहीं बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइबर्स की हमारी तादाद अभी तक सिर्फ 97 है और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकॉन को क्लिक कर दें। इसके साथ साथ जो आपको वीडियो अच्छी लगे उसको ज़रूर लाइक किया करें और दूसरे दोस्तों तक भी शेयर किया करें। इससे हमारी रीच आप तक ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। आज का जो हमारा मौजू है ये मुख्तलिफ डायमेंशंस के ऊपर है। हम सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश के हवाले से, उसके बाद हम बात करेंगे चाइना के हवाले से, फिर उसके बाद हमारी बात आएगी इंडिया के हवाले से, फिर हम फ़लस्तीन का जिक्र करेंगे और आखिर में हम पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे। चलिए आज का हम सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बांग्लादेश से। आप जानते हैं कि बांग्लादेश में एक उलटफेर हुआ 1971 में। इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ किया एक धोखे के साथ और मुजीबुर रहमान को अपने साथ मिला के जो पाकिस्तान को दौलत किया, और इंदिरा गांधी ने जो कहा कि हमने दो कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में गर्क कर दिया। और आप और मैं हम दोनों जानते हैं खलीज बंगाल में दो कौमी नज़रिया तो गर्क नहीं हुआ, अलबत्ता तमाम आरजुएँ जितनी भी इनकी ख्वाहिशें थीं वो सारी की सारी खलीज बंगाल में न सिर्फ गर्क हुई हैं बल्कि गर्क होने के साथ साथ बेड़े गर्क हो गए इनका। तो बांग्लादेश ने करेंसी नोटों में से शेख मुजीबुर रहमान मनहूस की तस्वीर उतार दी है। अब किसी भी बांग्लादेश के करेंसी नोट के ऊपर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर नहीं होगी, और ये उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा झटका होगा जो लोग शेख मुजीबुर रहमान को अपना आइडियल गर्दानते हैं। एक और जो आपने कुछ दिनों से खबरों में शायद सुना भी हो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक ऐसा कॉरिडोर जो सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा है, जो कि मगरबी बंगाल के पास है, और एक तरफ इसको नेपाल लगता है और दूसरी तरफ जो है इसके बांग्लादेश है। इसके बिल्कुल करीब तकरीबन 17 से 18 किलोमीटर के फासले पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से एक 1971 तक पाकिस्तान का यहाँ पे एक एयरबेस था जिसको ख़त्म कर दिया गया था और अब उसको दोबारा बनाया जा रहा है। ये खबर नहीं है। खबर ये है कि इसको चाइना बनवा रहा है, ये भी खबर नहीं है। खबर ये है कि बांग्लादेश बनवाएगा चाइना की मदद से, और वहाँ पे जो माहिरीन काम करेंगे वो होंगे पाकिस्तानी। तो ये तीन तरह का जो मिसालें हैं ये भारत को लग रहे हैं। देखते हैं कब तक बर्दाश्त करता है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो ख़त्म ही हो जाएगा। मज़ीद बांग्लादेश की एक और ख़बर, बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से पाबंदी लगी हुई थी जो सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार हटा दी है। इस हवाले से मैं पूरे बांग्लादेश की आवाम को, खुसूसन जमात इस्लामी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चाइना की एक आदत है कि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करता है, और अब यही समझ लें कि जैसे रेंगते रेंगते काम करता है, लेकिन काम रोकता नहीं है। 2019 में चाइना ने एक काम शुरू किया और उसकी मिराज हमने देखी है 30 मई 2025 को। चाइना की सरबराही में 80 ममालिक ने इसमें शिरकत की। ये इजलास जो है हांगकांग में हुआ जिसकी सरबराही चाइना के वजीर खारजा ने की, और एक नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाया गया। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया है इंटरनेशनल मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन, आप ये समझें कि ये एक किस्म का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक बदल होगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है बड़ी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अपनी अफादियत आस्ता आस्ता खोती जा रही है। तो एक नया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मुकाबले में जो इदारा कायम किया गया है ये चाइना के अंडर कायम किया गया है, और इंटरनेशनल मीडिएशन ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। आप ये देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा को ही इवन थोड़े अरसे में मुझे लगता है कि जैसे रिप्लेस कर दिया जाएगा एक नई ऑर्गेनाइजेशन के साथ। पाकिस्तान इसके बानी अरकान में से है। यूक्रेन ने जो 2 दिन पहले अटैक किया था रशिया के ऊपर, जो उसने ड्रोन अटैक्स किए थे, ये उसने काफ़ी
रशिया के अंदर जाके किए। कुछ केसेस में ये 3,500 किलोमीटर और कुछ केसेस में ये 4,000 किलोमीटर दूर हैं बॉर्डर से। यूक्रेन ने ये काफ़ी, आप ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके के साथ ये परफॉर्म किए, लेकिन जितना उसने नुकसान शो किया है उतना नहीं हुआ है। नुकसान का जो अंदाज़ा लगाया गया वो तकरीबन 9 से 12 जो तैयारे हैं वो तबाह हुए हैं रशिया के। हाँ, ये 9 से 12 तैयारे भी तबाह होना बहुत बड़ी एक यूक्रेन की कामयाबी है। लेकिन ये सिर्फ यूक्रेन की आप इसे कामयाबी नहीं कह सकते, इसके पीछे इंग्लैंड भी है, इसके पीछे इसराइल भी है और इसके पीछे जर्मनी भी है। आप एक किस्म का ये समझ लें कि इसके पीछे यूरोप भी है और इसराइल भी है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसके पीछे अमेरिका भी है। देखें आने वाले दिनों में इसका क्या निकलता है नतीजा। रूस से इस वक्त जो खतरा बढ़ गया है यूक्रेन को, तो वो पहले ही था, आप जानते हैं कि उसके ऊपर तो हमले भी हो रहे हैं रोज़ाना की बेस पे। लेकिन अब देखने में आया कि जर्मनी और इंग्लैंड को भी शदीद तरीन खतरात लाहक हो गए हैं। आने वाले दिनों में ये जंग बढ़ते हुए यूरोप की सरहदों के अंदर जाते हुए नज़र आ रही है। अल्लाह ताला सबके ऊपर अपना करम फरमाए। अब कल जो है वो कर्च ब्रिज जो है ये रशिया को और क्रीमिया को मिलाता है, और ये क्रीमिया के इलाके के दरमियान में ये जो ब्रिज है ये बहुत ज़रूरी एक इस हवाले से भी है कि आमदोरफ्त तो होती है लोगों की आने जाने में, लेकिन क्रीमिया के इलाके की जो प्रोटेक्शन है, जो उसकी दिफा है, उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सारी सप्लाई जो है रशिया से वो इसी रास्ते से आती है। इससे पहले भी मुतअद्दिद कोशिशें हो चुकी हैं यूक्रेन की जानिब से। इसने जर्मनी के मिज़ाइल भी इस्तेमाल किए, इसने अमेरिकन मिज़ाइल भी इस्तेमाल किए, इवन इसने इंग्लैंड के मिज़ाइल भी इस्तेमाल किए, स्टॉर्म शेडो मिज़ाइल तक तो इसने इस्तेमाल किया गिराने के लिए। लेकिन ऐसा एक दफ़ा भी ये नुकसान नहीं पहुंचा सका कि जिससे इसकी आमदरफ्त टोटल बंद हो जाए। अब भी जो इसने हमला किया है उसमें भी 3 घंटे के बाद ये सारा ट्रैफिक जो है वो दोबारा बहाल कर दी गई है। जब किसी का बुरा वक्त आता है तो फिर वो आ ही जाता है। ये मिसाल जो है ये इंडिया के ऊपर पूरी उतर रही है। आज मैं आपको इंडिया की थोड़ी सी खबरें दे देता हूँ। पहली खबर, इंडिया को कनाडा से बहुत ज़ोर से जूता पड़ गया। वो ऐसे कि कनाडा, अमेरिका और फ्रांस ने मुखालफत कर दी है कि G7 की जो मीटिंग कनाडा में हो रही है उसमें मोदी को कोई दावतनामा नहीं भेजा गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। 2019 से हर साल जहाँ भी ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी G7 की, वहाँ पे इंडिया को बुलाया जाता था, लेकिन इस मरतबा अभी तक कोई दावतनामा नहीं दिया गया। और इंडिया में अब खबरें ये चल रही हैं कि अगर ये दावतनामा अब तक नहीं आया और अगर आ भी गया तो हम नहीं जाएंगे। ओ भाई, नहीं आना, आप आराम से कह दें अंगूर खट्टे हैं और काम ख़त्म करें और चुप करके अपना काम करें। आपने पाकिस्तान से बेइज्जती करवानी थी, करवा ली। आपने चाइना से बेइज्जती करवानी थी, करवा ली। अब कनाडा, फ्रांस और अमेरिका ने भी आपकी बेइज्जती कर दी। कोलंबिया से तो आप थोड़े दिन पहले बेइज्जती करवा के आए हैं शशि थरूर के ज़रिए। देखते हैं आपकी ये बेइज्जती और कहाँ तक जाती है। उम्मीद तो है कि ये लंबी चलेगी। कुछ दिन पहले एक बेवकूफ़ सा चीफ ऑफ डिफेंस इंडिया का जो है, बस हमारा नक्शा तो वैसे ही लग रहा था, लेकिन उसने सबूत पेश किया। जब उसने पहले तो ये कहा कि हाँ कुछ हमारे तैयारे गिरे तो हैं। अब भाई अगर गिरे हैं तो तादाद भी बता दो, क्या तकलीफ है तुम्हें बताने में? चलो ना बताओ। आज उसने एक और जो चवल मारी है, चवल से मुराद ये एक ऐसा लफ्ज़ है, अब इसकी थोड़ी सी तशरीह मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि ये जो चवल होती है ये चवल ही होती है बस। बहरहाल इसने जो बहुत ही मुस्काखेज़ जो बात की है वो ये है कि पुणे यूनिवर्सिटी में ये गया। आप पाकिस्तान की नकल कर रहे हैं। पाकिस्तान के जैसे आपने देखा कि DGI SPR जो है वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पे अपनी जो हमने कारकर्दगी दिखाई है वो भी बता रहे हैं और दुश्मन के मुतालिक भी अपने बच्चों को आगाह कर रहे हैं। तो अपनी तरफ से पाकिस्तानी DGI SPR की नकल कर रहे हैं ये, लेकिन नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो वहाँ इन्होंने खिताब करते हुए फरमाया कि पाकिस्तान का प्रोग्राम तो था भाई कि ये 48 घंटों में इंडिया को घुटने टिकवा देगा, लेकिन हमने 8 घंटे में ही उनका प्लान नाकाम कर दिया। पहले तो आप ये मान गए कि पाकिस्तान अब ये सोचना शुरू हो गया है
और इस कदर इसकी ज़रूरत हो गई है, जिसको आप कहते थे ये भूखा है, ये नंगा है, इसके पास है कुछ नहीं, ये तो कमज़ोर सा मुल्क है, इसको तो 1 मिनट में हम POK ले लेंगे। अच्छा, तो इसके मुतल्लिक अब आप कह रहे हैं कि ये प्लान करके आया था कि 48 घंटों में हमें मार मूर के और हमें बिठा देगा। ओ भाई, 48 घंटों की ज़रूरत नहीं है, आपको तो 3-4 घंटे के अंदर इतनी मार पड़ गई थी कि वो हमारी एक बहन है आपके उधर, वो आप कह रहे थे कि वो हमारी बहन है। चलो हम कहते हैं हमारी बहन है, मुसलमान है, जैसी भी है, तो मुसलमान के बहन भाई हैं, तो इस हवाले से तो वो हमारी बहन है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने 10 तारीख को 10 बजे, आप इस तरह करें, अपने टेलीविज़न सेट का पीछे जाएं और उसकी रिकॉर्डिंग निकालें, आपको पता लगेगा कि 10 मई को कर्नल सोफिया कुरैशी ने क्या कहा था। उसने कहा था कि अगर आप हमला बंद कर दें, पाकिस्तान अगर हमला बंद कर दे तो इंडिया रिटेलिएट नहीं करेगा। और यार, हमने तो वो अपनी जो मुसलमान बहन है उसकी हमने एक बात सुनी और उस पर हमने कहा इतनी अफसुर्दा और इतनी रंजीदा और रो रही है बेचारी। तो आपको पता है कि हम तो ज़रा नरम दिल लोग हैं, तो हमारे DGMO ने इंडियन DGMO को कॉल किया कि यार वो रो रही है और वो कह रही है कि अगर पाकिस्तान रुक जाएगा तो हम दोबारा हमला नहीं करेंगे, तो हूँ आराम है। तो इंडियन DGMO ने कहा हाँ जी हूँ, काफ़ी आराम है सानू। तो जब उसने कहा काफ़ी आराम है, तो पाकिस्तान ने फिर उससे पूछा फिर अगला की प्रोग्राम है। उसने कहा जी वो हमने रिक्वेस्ट भेज दी है तुर्की को भी, सऊदीया को भी और अमेरिका को भी, थोड़ी देर में वो आपसे रब्ता करेंगे, तो भगवान का वास्ता है आप उनकी बात मान लीजिएगा। तो उतनी देर में ट्रंप का हुक्म आ गया इंडिया को कि अच्छा, जितनी मार पड़नी थी पड़ गई है, जितने जूते तूने खाने थे खा लिए थे, जितनी बेइज्जती तूने अपनी करवानी थी करवा ली, हमारी फ्रांस की भी तूने बेइज्जती करवाई है और हमसे भी तूने ढेर सारा असला लिया, तो तूने हमारी भी बेइज्जती करवाई है। हमने तुझे मोहल्ले का उधर बदमाश बना के खड़ा करने की कोशिश की है और तू तो बिल्कुल ही चवल निकला है, तू तो बिल्कुल ही बेहुदा निकला और तू तो बिल्कुल ही नकम्मा और डरपोक निकला है। और जो जो उसने सुनाने थे सुनाई है। उसने कहा तू बनी है ना, तू सिर्फ तजारत कर, तू मेरे साथ ट्रेड की बात कर, तूने अगर मेरे साथ ट्रेड करनी है तो कर, और ट्रेड भी उस सूरत में मैं तेरे साथ करूँगा अगर तू जंग को बंद करेगा। बनी है, बंद कर दिया उसने, इतनी सी इसकी औकात थी। यमन ने रोज़ाना ही अपना इसराइल के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है और आज भी हमला किया है, कल भी मिसाइल हमला किया था। होता यह था कि पहले मिसाइल हमला किया जाता था तो अगर इंटरसेप्ट हो जाता था मिसाइल तो वो बेकार हो जाता था और कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन अभी जो नई टेक्नोलॉजी यमन ने ऐलान की है वो ऐसा है कि अगर यमन का कोई भी मिसाइल इंटरसेप्ट हो जाता है रास्ते में, यानी कि उसको हिट किया जाता है, तो उसका जो पेलोड है, जो उसका जो आप कह दें आतश की जो उसमें मादा है या जो फटने वाला जो बारूद है आम अल्फाज में, तो वो अपना काम फिर भी मुकम्मल करेगा। उसमें उन्होंने इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल की है कि अगर उनका मिसाइल हिट भी हो जाता है तो उसके बावजूद जो उसका पेलोड है वो अपना काम मुकम्मल करेगा। और इस हवाले से वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा कि पहले तो वो एक निशाने पे जा रहा है, अब वो किसी आबादी पे गिरता है, किसी खुली जगह पे गिरता है, जहाँ भी गिरता है बहरहाल वो तबाही मचाएगा। जबालिया में ग्राउंड अटैक जो इन्होंने किया हुआ था इसराइल ने, कुछ लोग की खबर ये है कि वहाँ पे 20 इसराइली फ़ौजी मारे गए हैं और जो हेलीकॉप्टर इनको उठाने के लिए आए थे उनके ऊपर भी क्योंकि बहुत शदीद किस्म का हमला किया गया, 3 हेलीकॉप्टर आए थे और बावजूद पूरी कोशिश के वो अपने ज़ख्मियों को और अपने मुर्दा लोगों को नहीं ले जा सके। अलबत्ता इसराइल ने अपने 3 फ़ौजियों की हलाकत को मान लिया है। अमूमन ये 10 की जगह 1 मानता है, तो मुझे तो यूँ लगता है जैसे 30 फ़ौजी इसके मारे गए हैं, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और इसराइल जो है तकरीबन 2 साल होने को आए हैं, जो कहता था कि ये 2 दिन का काम है, मैं इस पर कब्ज़ा कर लूँगा, जज्बा शहादत, जज्बा जिहाद के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है और पूरी दुनिया को साथ मिलाने के बावजूद भी वो कुछ नहीं अब तक कर सका। अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पर अपना
खुसूसी करम फरमाए, फजल फरमाए, उन पर मेहरबानी फरमाए और उनको दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबियाँ नसीब फरमाए। पाकिस्तान के हवाले से कुछ छोटी छोटी खबरें थी। एक तो ये है कि एक बच्ची थी तकरीबन 17 साल की, टिकटॉकर थी सना नाम से। उस बच्ची को एक फैसलाबाद के लड़के ने कत्ल कर दिया। उसकी वजूहात 1-2 दिन में सामने आ जाएंगी, लेकिन कुछ भी वजह हो, एक इंसानियत का कत्ल बहरहाल एक कत्ल है। इस चीज़ की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और उस लड़के को, उस कातिल को, उस बेरहम कातिल को बल्कि मैं कहूँगा कि करार वाकई सज़ा दी जानी चाहिए। पकड़ा गया है और इंशाल्लाह अपने इंजाम को पहुँचेगा। इसी तरह कराची में जो सलमान फारूकी नाम का बंदा जिसने ज़्यादती की थी एक हमारे हिंदू भाई के ऊपर, वो भी पकड़ा गया। अवाम भी उसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ है और इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी है कि उसको अदालत में ले जाए। अदालत बहरहाल उसको ले गए हैं, 2 दिन का उसका जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। बहरहाल ये क्योंकि पाकिस्तानी अदालतें हैं और स्पेशली सिंध की अदालतें हैं, तो अल्लाह ताला खैर ही करे। हमें आज तक वहाँ से कोई अच्छी खबर तो नहीं आई है। अब देखते हैं, ये भी एक टेस्ट केस है, इसमें सिंध गवर्नमेंट कामयाब होती है या नाकाम होती है। बहरहाल एक बात है कि बिलावल जरदारी और उनकी टीम जो इस वक्त दुनिया के दौरे पे निकली है, आजकल अक़वाम मुत्तहिदा में है, वहाँ पे मुख्तलिफ लोगों से, मुख्तलिफ वफूद से मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने लोगों से मिले हैं बड़ी कामयाबी से मिले हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी तकरीर भी थी और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया और सवाल जवाब हुए और बड़ा शानदार इस वक्त तक उनका रिकॉर्ड जा रहा है। अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। अल्लाह ताला मुझे, आपको और हम सबको भी कामयाब करे और दीन और दुनिया में हमें कामयाब करे और अपनी आफ़ियत हमें नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।